नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार पे, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संसद में उठाएंगे चीन बॉर्डर का मुद्दा। लद्दाख में पैंगोंग के ताजा विवाद के बाद घिरी मोदी सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा एलआईसी को बेचना सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा मुंबई का, जहां पर कंगना के खिलाफ शिवसेना ने राजद्रोह की शिकायत कर दी है और मुंबई को पीओके बताने का ये बड़ा मामला सामने आया, जिसके बाद अब कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में देश में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। संसद में उठाएंगे चीन बॉर्डर मुद्दा। लद्दाख में पैंगोंग के ताज़ा विवाद के बाद घिरी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, लद्दाख बॉर्डर पर बिगड़ते हालात को लेकर विपक्ष के साथ साथ पार्टी के कुछ लोग भी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। एक तरफ आरजेडी नेता मनोज झा इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सरकार को चीन के सवालों के जवाब देने की जगह उससे सवाल पूछने चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि चीन मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। बता दें कि 14 सितंबर से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। पैंगोंग के ताजा विवाद पर मनोज झा बोले कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सुबह जब अखबार खोले तो विदेश मंत्री का बयान पढ़ा। विदेश मंत्री ने कहा सिचुएशन बहुत सीरियस है, शिकायत सरहद पर खड़े जवानों से नहीं बल्कि दिल्ली में आलिशान कमरों में बैठे लोगों से है। मनोज झा ने आगे कहा कि रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के बयानों में विरोधाभास है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा एलआईसी को बेचना सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पर रखकर एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक खबर को साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार एलआईसी में 25% हिस्सेदारी को बेचेगी। इससे पहले सोमवार को मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि आज देश मोदी सरकार निर्मित कई आपदाएं झेल रहा है, जिनमें से एक है अनावश्यक निजीकरण। युवा नौकरी चाहते हैं, पर मोदी सरकार पीएसयूज का निजीकरण करके रोजगार और जमा पूंजी नष्ट कर रही है। फायदा किसका? बस चंद मित्रों का विकास, जो है मोदी जी के खास। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना के खिलाफ शिवसेना ने की राजद्रोह की शिकायत, मुंबई को पीओके बताने का मामला। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जुबानी लड़ाई अब थाने तक पहुंच गई है। शिवसेना आईटी सेल ने थाने के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कंगना पर मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से करने पर राजद्रोह का केस दर्ज करने की शिकायत दी गई है। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत के साथ कंगना रनौत की तीखी बयानबाजी के जारी है। इस दौरान कंगना ने मुंबई को पीओके बता दिया था, जिसके बाद संजय राउत ने उनकी बड़े कड़े शब्दों में निंदा की थी। दोनों हस्तियों के बीच इस वार के दरमियान केंद्र ने कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। इस बीच कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी उनके मुंबई ऑफिस पहुंच गई थी। कंगना ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में बीएमसी के इस कदम के बारे में लिखा है और वीडियो भी शेयर किया है। अब उन्होंने इस मामले में मूवी माफिया को निशाना बनाया है और कहा कि मेरा अंत ही मेरी शुरुआत है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, मूवी माफिया, आज भले ही आप मेरा चेहरा और मेरा घर अपने पावरफुल दोस्तों के सहारे तोड़ सकते हो, ये आप लोगों की क्षणिक खुशी दे सकता है, लेकिन अगर आप समझदार होंगे तो आप जानते होंगे कि मेरा अंत ही मेरी शुरुआत है। आप मुझे यहाँ खत्म कर दोगे तो मैं कहीं और उत्पन्न हो जाऊंगी। यकीन मानिए, इससे आप लोगों को और भी ज्यादा दर्द होगा। गौरतलब है कि कंगना लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी बात रख रही हैं और वे इस केस में मूवी माफिया से लेकर कई एक्ट्रेस और राजनेताओं को लेकर भी तीखे बयान दे चुकी हैं। उन्होंने इस केस में सुशांत की मौत का आरोपी बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म, मूवी माफिया और भाई भतीजावाद को बताया था। हालांकि सुशांत की फैमिली ने इस मामले में मुख्य आरोपी को रिया चक्रवर्ती को बनाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वामी बोले, चीन से बातचीत क्यों? पीएम तुरंत रूस से विदेश मंत्री जयशंकर को वापस बुलाएं। जी हां दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूर्वी लद्दाख इलाके में चीनी सेना ने फायरिंग की है। बीती रात ये गोलीबारी भारतीय चौकी की तरफ की गई। इसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी फायरिंग कर चीन को आगाह कर दिया। एलएसी पर तनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन से बातचीत पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा, विदेश मंत्री जयशंकर को
मॉस्को में अपने चीनी समकक्ष से क्यों मिलना है। खासतौर पर रक्षा मंत्रियों से मुलाकात के बाद 5 मई 2020 के बाद से भारत के पास चीन से विदेश नीति पर कोई विवाद सुलझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी को विदेश मंत्री से अपनी यात्रा रद्द करने के लिए कहना चाहिए। यह हमारे संकल्प को कम करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में सिर्फ इज ऑफ डूइंग क्राइम और इज ऑफ डूइंग घोटाला प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार के इज ऑफ डूइंग बिजनेस के दूसरे नंबर पर पहुंचने को लेकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि यहां केवल इज ऑफ डूइंग क्राइम और इज ऑफ डूइंग घोटाला है। प्रियंका ने मंगलवार को अपने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर यूपी सरकार का खुद की पीठ थपथपाना वैसा ही है जैसे लापता एमओयू के बल पर निवेश कराना। प्रदेश में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियों में ताला लगा है, बुनकर करघा बेच रहे हैं। वास्तव में यहाँ केवल इज ऑफ डूइंग क्राइम और इज ऑफ डूइंग घोटाला है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कोविड के बढ़ रहे मरीजों को लेकर कहा कि यूपी सीएम का कोरोना पर बयान हास्यास्पद है। यूपी में कोरोना के मामले भयावह रूप ले चुके हैं। लखनऊ के अस्पतालों के सारे बेड व आईसीयू फुल हैं। अव्यवस्थाओं से लोगों की जानें जा रही हैं। सरकार इन समस्याओं को हल करने की बजाय अपनी झूठी पीठ थपथपाने में लगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग के बयान पर जेडीयू आग बबूला, कहा हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ, एलजेपी से नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के ऐलान से पहले ही जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के दलित दांव पर सवाल उठाया तो जेडीयू आग बबूला हो गई है। जेडीयू ने चिराग पासवान को चेतावनी दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि चिराग पासवान को भद्दे बयानों से बचना चाहिए। चिराग अगर खुद को एनडीए का हिस्सा मानते हैं तो वह नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी ना करें। बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, एलजेपी के साथ नहीं। जीतन राम मांझी पहले भी एनडीए का हिस्सा थे, अब चिराग को आपत्ति क्यों है। गौरतलब है कि एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों के परिजन को सरकारी नौकरी देने का नीतीश का फैसला और कुछ नहीं बल्कि चुनावी घोषणा है। चिराग पासवान ने कहा था एससी या एसटी समाज का कहना है कि इसके पूर्व 3 डिसमिल जमीन देने का वादा भी नीतीश सरकार ने किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इससे एससी या एसटी समाज को निराशा प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि एससी या एसटी ही नहीं बल्कि किसी वर्ग के व्यक्ति की हत्या ना हो, इस दिशा में भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश की वर्चुअल रैली को बताया फ्लॉप, कहा जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी वर्चुअल रैली असफल रही है। जनता नीतीश मॉडल को पूरी तरह नकार चुकी है। जिनमें जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं, वो कैमरे के पीछे ही छिपेंगे। पप्पू यादव ने सोमवार को नीतीश कुमार द्वारा आयोजित वर्चुअल रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उनके तथाकथित सुशासन को पहले ही नकार चुकी है और अब तो उनके पार्टी कार्यकर्ताओं में भी हताशा का माहौल दिखाई दे रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकारी तंत्र और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों ने नीतीश कुमार को नहीं सुना। बिहार की जनता बाढ़ और कोरोना से तबाह है और नीतीश कुमार वर्चुअल रैली कर रहे हैं। यह बिहार की जनता के साथ मजाक है। इस बार चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी। पूर्व सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार को शराबबंदी और अपराध पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार का बच्चा जानता है कि राज्य में कैसी शराबबंदी है। गली गली में शराब मिलती है, लेकिन सरकार कहती है कि बिहार में शराबबंदी है। राज्य में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यहाँ माफिया राज है, रोजगार नहीं है और शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। वर्चुअल रैली के बारे में पप्पू यादव ने कहा कि जिनमें जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं, वो कैमरे के पीछे छिपेंगे ही। पप्पू यादव ने कहा कि वो लगातार राज्य में यात्राएं करते रहे हैं और सत्ताधारी दलों की कोरोना संकट काल में गायब रहने की अदा का जनता इस बार अपने वोट से जवाब देगी। उन्होंने कहा कि निश्चय संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी तमाम विफलताओं को सफलता के झूठे आंकड़ों में पेश कर बिहार की जनता को फिर से झांसे में लाने का प्रयास किया है। बिहार की जनता ने पूरी तरह से उनको परख लिया है और उचित जवाब देगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव टालने के लिए राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने डाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बिहार चुनाव टालने का निर्देश देने की मांग की गई है। पार्टी ने इसके पीछे कोरोना वायरस महामारी और बाढ़ की गंभीर स्थिति का हवाला दिया है। राजपा ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह चुनाव आयोग को बिहार चुनाव अगले साल मार्च में
कराए जाने का निर्देश दें। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर नवंबर के महीने में हो सकते हैं। राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने यह याचिका अपने अध्यक्ष अनिल भारती के माध्यम से दायर की है। याचिका में निर्वाचन आयोग के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने के बारे में निर्वाचन आयोग को 30 जून को एक प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले 28 अगस्त को इसी तरह की चुनाव स्थगन की मांग करने वाली एक अन्य जनहित याचिका को खारिज कर चुका है। इस याचिका में सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि चुनाव के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले निर्वाचन आयोग सारी परिस्थितियों पर विचार करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने चंपारण से बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ किया चुनाव प्रचार का शंखनाद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार 7 सितंबर को बापू की कर्मभूमि चंपारण से चुनावी अभियान का शंखनाद किया। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ बिहार क्रांति वर्चुअल रैली की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 15 साल के कुशासन से मुक्ति का समय आ गया है। जनता राहुल गांधी नेतृत्व में बदलाव चाहती है। बिहार की जनता आज बेरोजगारी और बेतहाशा अपराध से ग्रस्त है। कोरोना काल में अन्य राज्यों से बिहार लौटने में श्रमिकों को कितनी परेशानी हुई, किसी से छिपी नहीं। बिहार में रोजगार के साधन छिन्न भिन्न हो चुके हैं। चंपारण की तमाम चीनी मिलें बंद हो गई हैं। जो चीनी मिल चल रही हैं, वहां किसानों का भुगतान तक नहीं हो पाया है। सड़कों की स्थिति जर्जर है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। बाढ़ की चपेट में बिहार के कई जिले हैं, पर यह सरकार सभी चीजों से अनभिज्ञ है। यह सरकार समस्याओं से आंख मूंद राजनीति में व्यस्त है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने कहा तथ्यों के साथ सीएम नीतीश से खुली बहस को तैयार हूं। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खुली बहस को तैयार हैं। सीएम कहते हैं कि मैं बिना ज्ञान के बोलता हूं तो तथ्यों के साथ बहस करने में हर्ष क्या है। सरकार शब्दों की बाजीगरी करती है। सरकार मानव दिवस नहीं बताए कितने लोगों को रोजगार दे रही है। उन्हें 20 साल पहले की कोर्ट की टिप्पणी याद है, लेकिन एक वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने बालिका गृह कांड को लेकर क्या क्या कहा था वह भूल गए। नेता प्रतिपक्ष ने जेडीयू के वर्चुअल रैली से पहले 10 सवालों की फहरिस्त जारी की थी। रैली खत्म होने के बाद सोमवार को राबड़ी आवास पर प्रेस वार्ता में कहा कि मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 6 माह बाद सरकार कह रही है कि कोरोना जांच के लिए मशीन लाएंगे। अब तक तो सरकार आंकड़ों का फर्जीवाड़ा कर ही लोगों को गुमराह करती रही। दावा है कि क्वारंटीन केंद्रों में एक व्यक्ति पर 5,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। मेरा दावा है कि कोई बता दे कि सरकार यह सच बोल रही है। सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अगर राजद का 15 वर्ष का जंगल राज था तो क्यों 2015 में जेडीयू ने गठबंधन क्यों किया। इसके पहले सुबह में नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया था कि सरकार बताए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1.65 लाख करोड़ के पैकेज का कितनी राशि खर्च हुई और कहां हुई। 15 वर्षों में रोजगार क्यों नहीं दिया, बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं लगा और बिहार में नियमित बहाली क्यों नहीं की गई। बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक 46.6% क्यों है। नीति आयोग के सारे सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता चला गया। नीति आयोग की रिपोर्ट अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य व सतत विकास सूचकांक में यह राज्य अंतिम पायदान पर कैसे पहुंचा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवराज के इन 2 मंत्रियों पर संकट, देना पड़ सकता है पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, शिवराज सरकार में सिंधिया खेमे के 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत पर इस्तीफे की तलवार लटक रही है। दोनों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 21 अक्टूबर को इन्हें मंत्री बने 6 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ये विधानसभा के सदस्य नहीं है, जबकि नियम के मुताबिक मंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर विधायक चुना जाना जरूरी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद शिवराज सरकार ने 21 अप्रैल को मंत्रिमंडल का गठन किया था। इस मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। इसमें से 2 मंत्री सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत थे। दोनों ही मंत्री पहले अपनी विधायकी छोड़ चुके थे, लिहाजा इनका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी है। लेकिन अब तक उपचुनाव नहीं हुए हैं और दोनों विधानसभा के सदस्य नहीं चुने गए हैं। 21 अक्टूबर को इनके मंत्री बनने के 6 महीने की अवधि पूरी हो रही है, लिहाजा नियम के मुताबिक उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ेगा। न्यूज 18 ने इस सिलसिले में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह से बातचीत की। एपी सिंह के मुताबिक कानूनी प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति बिना विधानसभा का सदस्य चुने हुए केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर बना रह सकता है। लिहाजा किसी भी व्यक्ति का मंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना जरूरी है। एक विकल्प इसमें यह हो सकता है कि संबंधित व्यक्ति 6 महीने की अवधि में अपना इस्तीफा दे और बाद में दोबारा मंत्री पद की शपथ ले ले। हालांकि विधानसभा का सदस्य चुने बिना यह प्रावधान भी केवल 2 बार ही लागू हो सकता है, उसके बाद उसे चुनाव जीतना जरूरी है। रुक
करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तंज, दुनिया की कोरोना कैपिटल बना भारत, विफलता पर जवाब दे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने भारत को दुनिया का कोरोना कैपिटल बताया है। कांग्रेस ने कहा कि इससे कारगर ढंग से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विफल रहे हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 40 लाख के पार चले जाने के बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से यह सवाल भी किया कि कोरोना पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा और डूबती अर्थव्यवस्था को कैसे उबारा जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, कोरोना से युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे। 166 दिन बाद भी समूचे देश में कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है, लोग मर रहे हैं, पर मोदी जी मोर को दाना खिला रहे हैं। कोरोना से युद्ध तो जारी है, पर सेनापति नदारद है। सुरजेवाला ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की कोरोना कैपिटल बन गया है। कोरोना महामारी के संक्रमण में भारत दुनिया में अब दूसरे स्थान पर है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 90,633 मामले सामने आए हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 29 दिन में भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 20 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गए। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण और भी खतरनाक हो सकता है। 30 नवंबर कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ हो सकते हैं। 30 दिसंबर तक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1.40 करोड़ हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर विचार विमर्श के मात्र 3 घंटे के नोटिस पर लागू किए गए लॉकडाउन से कोरोना महामारी रुकी नहीं, बल्कि इसने देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के रोजगार की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। इसका कारण ये प्रधानमंत्री की विफल नेतृत्व है। सुरजेवाला ने सवाल किया कि नेतृत्व की इस विफलता का मोदी जी जवाब दे, देश को बताएं कि कोरोना पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा, कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति पर कैसे काबू पाएंगे, कोरोना संक्रमण को करोड़ों में जाने से कैसे रोकेंगे, कोरोना से हो रही बेतहाशा मौतों पर कैसे नियंत्रण होगा, डूबती अर्थव्यवस्था को कैसे उबारेंगे, क्या कोई हल है या फिर भगवान पर इल्जाम लगा देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 90,802 मामले सामने आने के बाद सोमवार को इस बीमारी के कुल मरीजों की संख्या 42,04,613 हो गई, जबकि पिछले 24 घंटों में 1,016 लोगों की मौत के साथ मृतक संख्या बढ़कर 71,642 हो गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी का योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लगे रोजगार दो या कफन दो के नारे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कफन ओढ़कर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं की रोजगार की मांग करते हुए नारा लगाया, रोजगार दो या कफन दो। इस दौरान युवा कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए और कफन को ओढ़ लिया। उन्होंने योगी सरकार को संदेश दिया कि वो बेरोजगारी के मुद्दे को इसी तरह उठाते रहेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। सपा कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में निजी कंपनियों को कारोबार थमाकर सरकार ने रोजगार के अवसर खत्म कर दिए हैं। निजी कंपनियां भी अब पैसा नहीं देती और मनमाने तरीके से छटनी करती है। इन युवाओं ने खत्म होते रोजगार और बढ़ती बेरोजगारी के संदर्भ में ही रोजगार दो नहीं तो कफन दो का नारा लगाया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष आशीष सिंह आर्यन ने कहा कि लॉकडाउन ने पूरे देश की कमर तोड़ दी। उत्तर प्रदेश में भी मंदी चरम पर है, लोग बेरोजगार हो गए हैं और भुखमरी की कगार पर है। इतने बुरे हालातों में भी सरकार सो रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो हमें रोजगार दे, नहीं तो कफन दे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना मामलों में भारत के दूसरे स्थान पर आने से अखिलेश का वार, भाजपा सरकार के दावों की खुली पोल। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमित मरीजों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 2 दिन से 90,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच कोरोना वायरस के मामलों में भारत के दुनिया के सभी देशों में दूसरे स्थान पर पहुंच जाने पर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप से जनता का डेटा तो ले लिया, पर ऐप कोरोना वायरस के नियंत्रण में असफल रहा। यादव ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, कोरोना पीड़ितों के मामले में भारत ने दुनिया में नंबर 2 बनकर भाजपा सरकार के दावों की पोल खोल दी है। सरकार ने आरोग्य सेतु से जनता का डेटा तो ले लिया, पर यह ऐप कोरोना वायरस के नियंत्रण में असफल रहा। उन्होंने कहा, भाजपा के थाली ताली व दिए जलाने के इवेंट मैनेजमेंट के नाटक का सच भी अब जनता के सामने है। देश में एक दिन में 90,802 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद सोमवार को कोविड-19 मरीजों की संख्या 42 लाख के पार चली गई है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस चंद मित्रों का विकास जो है मोदी जी के खास, निजीकरण पर राहुल का पीएम पर तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना संकट के साथ ही बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की बेहाल होती स्थिति पर पीएम मोदी के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। राहुल गांधी ने अब सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आज देश मोदी सरकार निर्मित कई आपदाएं झेल रहा है, जिनमें से एक है अनावश्यक निजीकरण। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आज युवा नौकरी चाहते हैं, पर मोदी सरकार पीएसयूज का निजीकरण करके रोजगार व जमा पूंजी नष्ट कर रही है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि इसके क्या फायदे होने जा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा कि बस चंद मित्रों का विकास जो है मोदी जी के खास। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से निजीकरण बंद करने के साथ ही सरकारी नौकरियों को बचाने की बात कही। इससे पहले कांग्रेस नेता ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मौजूदा समय में देश हर गलत दौड़ में आगे है। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने के बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट, मालूम हो कि पिछले कुछ समय से मोदी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।